Macrocystis. Macrocystis is a brown algae. That is, it is belonging to a Phaeophyceae family. That is, इसकी जो पिगमेंट डोमिनेंट पिगमेंट है वो है फ्यूकोजैंथिन. और जैसे अदर ऑल द अदर Phaeophyceae, this is also a marine algae. In fact, this marine algae, that is the Macrocystis, is one of the largest of the kelps. जितनी भी kelps है जो कि एक अंडर ओशन कैनोपी फॉर्म करता है, जैसे रेन फॉरेस्ट वाले ट्रॉपिकल रीजन में रेन फॉरेस्ट एक थिक कैनोपी क्रिएट करता है, मतलब डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करता है इन द ट्रॉपिकल रीजन. टेम्परेट ओशन में भी अंडर द मैंने सबमर्ज्ड अंडर द ओशन वी कैन सी द कैनोपी ऑफ कैल्प्स. मतलब मैक्रोसिस्टिस तो है ही, उसके अलावा नीरोसिस्टिस, पेलागोफाइकस, सिस्टोसेरा, ये लैमिनारिया, ये सारे मिलके एक अंडर वाटर फॉरेस्ट क्रिएट करता है, जो कि इट इज एक्टिंग बोथ एज ए फीडिंग as well as shelter region for a wide variety of both vertebrate as well as invertebrate marine animals. सो हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट एज वेल एज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इसकी है, मैक्रोसिस्टिस. Hello friends, I am Dr. Ayantika Das, and in this video I am going to discuss about the macrocystis overview, morphology, anatomy, इसकी importance और conservation. Or next part of the video I will be discussing the reproduction and life cycle. So इसकी taxonomic position क्या है? Its taxonomic position, it is belonging to the class Phaeophyceae, मतलब ब्राउन एल्गी है. लैमिनारिया लीज है, मतलब इट इज अ जाइंट kelp forming kelp that is a it is a large brown algae, और जिसकी stored matter that is stored food matter is laminarin, और इसकी फैमिली है लैमिनारिएसी. जो मैक्रोसिस्टिस है, द टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन, ये सबसे ज्यादा जितनी भी केल्प है इससे सबसे ज्यादा बड़ी साइज की केल्प है. मतलब इसकी जो ग्रोथ रेट है ये काफी हाई है, ऑलमोस्ट 2 फीट पर डे इसकी ग्रोथ होती है. तो दिस कैन ग्रो इन डीपर वाटर ऑल्सो एंड स्टिल मैनेज टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर. सो पर ये जो है इसकी मैक्रोसिस्टिस, जिसको हम इसीलिए जाइंट केल्प भी बोलते हैं या ब्लडर केल्प भी बोलते हैं. इसको जाइंट केल्प क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी साइज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 215 फीट और मोर. बट इसको ब्लडर केल्प क्यों बोलते हैं? ये जो लीव्स देख रहे हैं हम, लीव लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी जो बेस में एक ब्लडर जैसा रहती है, एयर ब्लडर, मतलब बैलून जैसा कुछ रहता है, जिसमें कि गैसेस भरी रहती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इवन कार्बन मोनोऑक्साइड. इस वाले गैस ब्लडर और नेमेटोसिस में रहती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लडर केल्प. बहुत सारे दूसरे केल्प भी है जिसमें भी ब्लडर रहती है, पर मैक्रोसिस्टिस की जो ब्लडर है वो सबसे बड़ी है इन द फैमिली लैमिनारिएसी. और इसकी अब हैबिट क्या रहती है? इसकी हैबिट रहती है, मतलब ये बहुत ही एक जाइजेंटिक, नॉट ओनली जस्ट मैक्रोस्कोपिक बट इट इज अ जाइजेंटिक केल्प. मतलब इसकी हाइट देखते हैं एवरेज 150, पर कभी कभी ये 200 से ऊपर भी, 200 फीट से ऊपर भी इसकी हाइट रह जाती है. दिस इज बिकॉज वन रीजन इज दैट हाई ग्रोथ रेट, और ये दूसरी रीजन है कि ये पेरिनियल है, मतलब ये एक साल में ही ये खत्म नहीं होते एनुअल के जैसे. 4 to 10 years तक ये जिंदा रहते हैं, और ड्यूरिंग दिस पीरियड इट कीप्स ऑन कंटिन्यूज ऑन ग्रोइंग.
That is why it reaches this enormous height. तो ये by habit it is very gigantic and it forms extensive floating canopies. मतलब जो ये एक्चुअली जो अपना जो शोर रीजन रहता है, फिर उसके बाद जो इंटरटाइडल रीजन रहती है, सो इंटरटाइडल रीजन मतलब हाई टाइड और लो टाइड के बीच वाले रीजन में, यहाँ पे हाई टाइड आ गया, यहाँ पे लो टाइड आ गया, तो ये वाले जो रीजन है, इधर में वी आर सीइंग द केल्प फॉरेस्ट ग्रोइंग। सो ये नाइदर ज्यादा शैलो एरिया में, नाइदर ओपन सी में इसको देखा जाता है। इंटरटाइडल रीजन में ये प्रेफरेबली ग्रो करता है, पर कभी कभी ओपन सी में भी देखा जाता है, जबकि जो कि शेल्टर्ड है। शेल्टर्ड ओपन कोस्ट मतलब क्या है कि जो मतलब ओपन रीजन है, पर उसमें ज्यादा वेव एक्शन नहीं होता है, ज्यादा हार्श वेव्स नहीं होती है, वैसे वाले मतलब काम वाले ओशन में, ओपन कोस्ट में भी इसको मिल जाता है, मतलब डीपर रीजन में भी ये मिल जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर वेव एक्शन थोड़ा कम है। पर ये जो है इसकी हैबिट जो है, मतलब इंटरटाइडल रीजन में तो ये होता ही है, लेकिन ये ओनली इट नीड्स वेरी कूलर वाटर। मतलब अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगी तो एक तो ये ग्रोथ ठीक से नहीं कर पाएगा, दूसरा है कि रिप्रोडक्शन भी सही से नहीं होगी। मतलब अगर टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री से ज्यादा जाती है, तो इसकी जो है रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम हो जाती है, मतलब रिप्रोडक्शन ना के बराबर हो जाता है। और एक तो रह गया टेम्परेचर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, उसके अलावा भी अगर ओशन एसिडिफिकेशन हो गया है, देन ऑल्सो इट विल बी स्ट्रेस्ड आउट और इसकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। सो इट विल बी प्रेफरिंग न्यूट्रल टू अल्कलाइन पीएच एंड इट प्रेफर्स टू ग्रो इन वेरी लो टेम्परेचर रीजन, टेम्परेचर कम वाली। इसीलिए ये कहाँ पे देखा जाता है? सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, इवन कि सब एंटार्क्टिक रीजन में भी देखा जाता है। अच्छा, जो ये है एक्चुअली ये एक मोनोस्पेसिफिक जीनस है। मतलब ये इसकी जो मैक्रोसिस्टिस है, इसकी इसकी ये मतलब एक ही जीनस है, लेकिन अलग अलग मॉर्फ, मतलब अलग अलग टाइप के मतलब सब स्पीशी इसके मिलते हैं। मैक्रोसिस्टिस पाइरिफेरा, मैक्रोसिस्टिस इंटीग्रीफोलिया, मैक्रोसिस्टिस लेविस और अगस्टिफोलिया है, चारों सब स्पीशीज और मॉर्फ्स जो कि हम मैक्रोसिस्टिस में देखते हैं। और ये जो मैक्रोसिस्टिस की अलग अलग सी मॉर्फ है, ये हमको एक जगह पे नहीं मिलती है, ये हमको दूसरे दूसरे जगह पे मिल जाता है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो मैक्रोसिस्टिस पाइरिफेरा जो फर्स्ट वाली मॉर्फ है, उसको हम ये वाले रीजन में दिखते हैं, ये वाले नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, और ये वाले रीजन में, दैट इज अफ्रीका रीजन में। जो इंटीग्रीफोलिया फोलिया है, मतलब मैक्रोसिस्टिस इंटीग्रीफोलिया है, जो कि सेकंड वाला मॉर्फ है, उसको हम इस वाले रीजन में, मतलब सेम दिस वन दिस रीजन, मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका एज वेल एज कनाडा, जो टेम्परेट रीजन में, वो वाले रीजन में देखते हैं। फिर देखते हैं मेक्सिकन रीजन में भी थोड़ा देख लेते हैं, पेरू में भी देखते हैं, चिली में भी हमको ये मिल जाता है सेकेंड वाली मॉर्फ, दैट इज मैक्रोसिस्टिस इंटीग्रीफोलिया। फिर जो है मैक्रोसिस्टिस लेविस जो है, उसको हम देखते हैं ये वाली रीजन में ही, दैट इज फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया टू कैलिफोर्निया एंड ऑल, उधर से साउथ में भी हमको थोड़ा मिल जाता है ये वाली रीजन में, और ये वाली चिली वाली रीजन में। सो ये रहा थर्ड मॉर्फ, दैट इज मैक्रोसिस्टिस लेविस। फिर आ गया मैक्रोसिस्टिस ऑगस्टिफोलिया।
मैक्रोसिस्टिस जो अगस्टिफोलिया है उसको हम साउथ अफ्रीका और ये वाले रीजन में दिख जाता है, और साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज ये तस्मानिया वाला रीजन, और उसके ये वाले पोर्शन में, ईस्टर्न पोर्शन में जो लास्ट वाला मॉर्ब दैट इज मैक्रोसिस्टिस अगस्टिफोलिया, उसको हम देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ इन द न्यू वर्ल्ड, ये वाले जो रीजन है दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका, इट इज कॉल्ड न्यू वर्ल्ड एंड दिस इज द ओल्ड वर्ल्ड। सो हम देख रहे हैं कि बोथ न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में ये मिल रहा है। और कहाँ पे? एक पैसिफिक में मिल रहा है, और इंडियन ओशन में मिल रहा है, इंडियन ओशन में मिल रहा है, पैसिफिक ओशन में मिल रहा है, और कहाँ पे मिल रहा है? साउथ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक में भी मिल रहा है। तो तीनों रीजन में हम देख रहे हैं कि इट इज फाउंड मोस्टली इन द सब आर्टिक, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में, ये तीनों टाइप के रीजन में इसको देखा जा रहा है। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी अगर देखेंगे तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी अगर देखेंगे तो इसकी मॉर्फोलॉजी काफी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जैसा ही लगता है, पर ये थैलोफाइट है। मतलब इसकी जो है दिखने में अगर एंजियोस्पर्म लग भी रहा है, फिर भी इट इज नॉट ट्रू रूट, नॉट ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। ये जो पोर्शन है, ये वाली, जो कि ये वाली रॉक रॉक के साथ अटैच्ड है, इसको बोलते हैं हम होल्ड फास्ट, दैट इज द होल्ड फास्ट। ये वाली होल्ड फास्ट के बाद हम देखते हैं ये जो है स्टेम जैसा पोर्शन, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइप, इसको हम बोलते हैं स्टाइप। ये वाली हो गई होल्ड फास्ट। और ये वाली जो लीफ वाली पोर्शन, जैसे लीफ जैसा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ब्लेड। सो हम देख रहे हैं जैसे कोई भी स्पोरोफाइट, मतलब इसकी जो मैक्रोसिस्टिस की जो डोमिनेंट फेज है जिसको हम देख सकते हैं, इस ये वाली है स्पोरोफाइट, मतलब द प्लांट इज डिप्लॉयड, प्लांट इज डिप्लॉयड, मतलब ये जो है स्पोरोफाइट को हम देख रहे हैं। स्पोरोफाइट मतलब ये स्पोर तैयार करती है। स्पोर कैसे स्पोर तैयार करता है? जू स्पोर तैयार करता है। और जू स्पोर क्या है? स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड प्लांट है, जू स्पोर हैप्लॉयड है। और ये जो जू स्पोर है, ये धीरे धीरे जैसे कोई ओशन सबस्ट्रेटम में ये धीरे धीरे गैम सेटल करके गैमिटोफाइट तैयार करती है, जो कि जो भी कि हैप्लॉयड है। और गैमेटोफाइट धीरे धीरे क्या तैयार करती है? गैमेट्स, गैमेट्स तैयार करती है, जो कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर से स्पोरोफाइट तैयार करती है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो है एक होल्ड फास्ट है, फिर स्टाइप है, फिर वो ब्रांचेस है, और ब्रांचेस में धीरे धीरे ऐसा स्टाइप तैयार कर रहे हैं। अगर हम ये वाली पिक्चर देखें तो देखिए ये स्टाइप है, और ये जो है ये वाली पोर्शन, मतलब लीफ की, लीफ जैसा जो ब्लेड है, इसकी बेस में ही ये वाली बलून लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, एंड देन वी हैव दिस ब्लेड। सो हम देखते हैं कि कोई भी केल्प मतलब मैक्रोसिस्टीज की थ्री पोर्शन है। एक तो सबसे नीचे जो वाला पोर्शन है होल्ड फास्ट, देन जो स्टेम वाली पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कि स्टाइप, देन वी हैव दिस ब्लेड्स, ब्लेड्स। सो देयर इज थ्री पोर्शंस। और ये जो हमको पता है कि जो मैक्रोसिस्टिस है ये पेरिनियल है, मतलब 6 से 10 साल तक तो ये जिएगा ही। लेकिन ये जो ब्लेड है
इसकी लॉन्जिविटी सिर्फ 6 to 9 मंथ तक ही है। उसके बाद इसकी भी, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट लीव्स होते हैं, फिर इसको सेनेसेंस होके इसका लीफ फॉल हो जाता है, एब्सिशन हो जाता है। इसका भी वैसा ही सेम ब्लेड आफ्टर इट रीचिंग मैच्योरिटी 6 to 9 मंथ के बाद इसकी भी सेनेसेंस हो जाती है, और ग्रेजुअली इट डिटोरिएट्स, और ये इसकी पत्ते भी झड़ जाते हैं। सो हमने पहले भी डिस्कस किया था ये वाली जो ब्लेड के एकदम बेस में ये क्या है, ये है न्यूमेटोसिस्ट और गैस ब्लडर दैट कंटेन्स गैस। और ये गैस ब्लडर किस लिए, ताकि जो लीफ है वो फ्लोट कर सके। और फ्लोट करना क्यों है, क्योंकि अगर फ्लोट नहीं करेगा, ये तो एकदम डीप ओशन में है, तो जब ये फ्लोट करता है तब ये ऊपर आके फोटोसिंथेसिस कर सकता है लीफ। इसीलिए फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो न्यूमेटोसिस्ट या गैस ब्लैडर है, ये हेल्प करता है। एंड ये जो फ्रॉन्ट है, इसकी हम अगर देखेंगे ये वाली डायग्राम में, तो इसकी जो सरफेस है ये थोड़ा रिज्ड या कोरुगेटेड है। और ये रिज्ड और कोरुगेटेड है, इसी वजह से इसके ऊपर में वी कैन गेट ए लेयर ऑफ एपी बायोन्ट। एपी बायोन्ट बहुत सारे प्रोटोजोआ या बहुत सारे अदर माइक्रोब्स, दैट इज बैक्टीरिया, even certain fungi, all these are present on the surface of these blade of macrocystis। और हम देख रहे हैं कि इसकी जो मार्जिन है ये भी काफी सीरेटेड है। तो इसकी जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, इसकी सरफेस में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऑर्नामेंटेशंस है, और इसकी जो मार्जिन है ये सिरेटेड है, और इसकी बेस में ऐसे बलून जैसे न्यूमेटोसिस्ट रहती है। तो ये हो गया इसकी मॉर्फोलॉजी है। अभी एनाटोमी। एनाटोमी बोलने से पहले मैं थोड़ा एक चीज मैं भूल गई। जो प्लांट है मैक्रोसिस्टीज की, उसकी जो टाइप है उस वो तो ब्रांच होता है, और उसमें उसमें जैसे ब्लेड्स तैयार होती है, मतलब लीफ तैयार होती है। पर कुछ कुछ ऐसे भी है, बेसल रीजन में कुछ कुछ ऐसे भी ब्लेड्स तैयार होते हैं जिनमें कि ये वाली गैस ब्लडर, दैट इज न्यूमेटोसिस्ट, ये वाली पोर्शन ऐसे गैस ब्लडर नहीं रहती है। तो वैसे वाले लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल, जो कि स्पोर तैयार करती है, जू स्पोर तैयार करती है। सो ऐसे मतलब सैक में स्पोर तैयार करती है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे येलो वाले जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है पैराफाइसिस। सो ये वाली है जो स्पोरेंजियम, जिसमें रेड कलर की ये जो जू स्पोर्स लगे हुए हैं, और येलो कलर की पैराफाइसिस। तो ये वाली स्ट्रक्चर कहाँ पर है, स्पोरोफिल, मतलब इसके अंदर रहती है। तो हम देख रहे हैं कि जो मॉर्फोलॉजी है, तो उसमें ब्लेड जो है दो टाइप के, एक तो बड़े बड़े लीव जो ब्लेड है, जिसमें बेस में न्यूमेटोसिस्ट और गैस ब्लडर है, और दूसरा के छोटे छोटे लीव्स जिसमें गैस ब्लडर भी नहीं है, पर उसमें स्पोरोफिल है। वो एक्चुअली उसको स्पोरोफिल बोलते हैं क्योंकि उसमें स्पोर तैयार होती है। क्या तो तैयार होती है, स्पोर तैयार होती है, जो कि जू स्पोर, जू स्पोर है। ऐसे वाले जू स्पोर तैयार होते हैं। और दो टाइप के ब्लेड्स रहती है, एक है स्टेराइल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए है, और दूसरा है कि रिप्रोडक्शन के लिए। सो इसकी जो लीफ है ये डाइमॉर्फिक है। और
मतलब हम लोग अभी जो एनाटॉमी देख रहे हैं, ये एक्चुअली द स्पोरोजिनस जनरेशन, मतलब मैक्रो सिस्टिस की जो जनरेशन लाइफ साइकिल है वो हेटेरोमॉर्फिक है। मतलब इसकी जो स्पोरोफाइट है, मतलब जो हम देख रहे हैं, जो केल्प फॉरेस्ट, वो डिप्लॉयड प्लांट है, स्पोरोफाइट है, वो बहुत ही लार्ज है। और जो इसकी जो गैमेटोफाइट है, मतलब जो हैप्लॉइड वाली जनरेशन है, ये माइक्रोस्कोपिक है और एकदम बेंथिक लेयर ऑफ द ओशन इसको मिलता है। और इट इज माइक्रोस्कोपिक, सो इट इज वेरी माइन्यूस्क्यूल। सो हम देखते हैं अभी एनाटोमी, जो ये स्पोरोफाइट की एनाटोमी देख रहे हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट है, इसकी एक एपिडर्मल, सिंगल एपिडर्मल लेयर है। एपिडर्मिस के बाद ये वाली रीजन जो है, ये वाली रीजन, इस ये वाली है कोर्टेक्स। और उसके बाद वाले जो ये वाली रीजन है, ये है मेडाला। सो हम अगर देख रहे हैं, तो दोनों साइड से अगर लीफ की, मतलब वो इसकी ब्लेड देख रहे हैं, तो दोनों साइड से ये एपिडर्मिस है, फिर हो गया कोर्टेक्स है, फिर ये वाली सेंट्रल वाली मिडिल वाली जो रीजन है, ये है मेडला। अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो कोर्टेक्स है, जो कोर्टेक्स है, ये वाली रीजन है, इधर पे जो सेल्स है, ये आइसोडाइमेट्रिक है। और ये वाली जो सेल है, जो मेडला वाली जो ये वाली रीजन, जो मेडला वाली रीजन है, इसकी सेल काफी काफी फ्लैटेंड, मतलब इट इज लैटरली फ्लैटेंड है। तो इसकी शेप अलग सी है, मेडला की अलग सी शेप है और कोर्टेक्स की भी अलग सी शेप है। और हम एक चीज देख रहे हैं कि ये कोर्टेक्स हो कि मेडला हो, इनमें आइदर तो ये म्यूसिलेज वाली सेल्स है, या म्यूसिलेज वाली ये जो कैनल है। ये एक्चुअली म्यूसिलेज जो है, ये इट हेल्प्स द प्लांट टू keep the plant moist, and also to protect from excess of एपीबायोम, क्योंकि हमको पता है कि इसकी जो सरफेस है, ये रेशेदार सरफेस है। तो इसके सरफेस में बहुत सारे माइक्रोबियल लाइफ है। तो थोड़ा बहुत इसको भी डिटर करने के लिए और हर्बीवोरी डिटर करने के लिए ये म्यूसिलेज कैनल है। म्यूसिलेज कैनल मतलब जैसे कोई सी अर्चिन है, that is feeding on the leaf of this macrocystis. So this mucilage canal is mainly to deter these abalone or sea urchins from devouring the प्लांट्स, दैट इज इसकी जो पत्ते हैं, इसको अगर मतलब ये म्यूसिलेज अगर रहती है ज्यादा, तो ये मतलब जो जो भी एबोलोनी या जो भी हर्बीवोर है, दैट इज फीडिंग ऑन दिस मैक्रोसिस्टिस, इसको मतलब टेस्ट खराब करने के लिए ये जो म्यूसिलेज कैनल है, ताकि वो प्लांट मतलब इसकी जो पत्ते हैं, ये इंटैक्ट रह जाए, ये बच जाए। अभी देखते हैं स्टाइप, वो जो ये वाली पोर्शन जो है ना, ये वाली पोर्शन की हम अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, तो हमको दिख रहा है कि एक जो है एपिडर्मिस है और दूसरा है कोर्टेक्स है। इधर मेरे पिक्चर में हम देख रहे हैं ये जो ये वाली पोर्शन, ये है आउटर कोर्टेक्स, जहाँ पे सेल थोड़ा लार्जर साइज की है। और ये वाली पोर्शन जो है, जिसको हम अभी ग्रीन में कर लेते हैं, ये वाली पोर्शन जो है, ये इसकी सेल्स काफी स्मॉलर है। और बीच में जो हम देख रहे हैं, ये वाली जो रीजन है, ये हॉलो रीजन है, एंड इट इज फिल्ड विथ म्यूसिलेज। तो हम देख रहे हैं कि मैक्रोसिस्टिस की एनाटोमी में काफी रीजन इज फिल्ड विथ म्यूसिलेज। तो अगर इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, तो इसकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये एक्चुअली दीज आर द इकोलॉजिकल इंजीनियर्स। क्यों इसको इकोलॉजिकल इंजीनियर्स बोलते हैं? क्योंकि जो केल्प है, ये मैक्रोसिस्टीज, नीरियोसिस्टीज, सिस्टोसेरा, ये बहुत सारे जो जितने भी लैमिनारियलीज में है,
ये सारे जो एक मिक्स्ड केल्प फॉरेस्ट तैयार करते हैं, दैट ऑल्टर द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कैसे? एक तो डेंस फॉर्म फॉरेस्ट फॉर्म करता है, फ्लोटिंग फॉरेस्ट फॉर्म करता है, उसकी वजह से लाइट जो अवेलेबिलिटी वो कम हो जाता है, जो कि शेल्टर करता है कौन सी बहुत सारे फिशेस के लिए शेल्टर फॉर्मेशन होता है, और इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस। इवन शार्क भी आके इस केल्प फॉरेस्ट में कुछ कुछ वैरायटी के शार्क इधर आके ब्रीडिंग ग्राउंड के हिसाब से ये केल्प फॉरेस्ट को यूज करते हैं, ओनली बिकॉज इट इज क्रिएटिंग ए शेल्टर्ड एरिया, लो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, और जो ओशन की जो करंट फ्लो कर रही है उसको भी थोड़ा ठहराव मिलता है, थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है ओशनिक करंट को ये केल्प फॉरेस्ट में। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लोअर, it is much slower, and the light availability is also reduced। और क्योंकि केल्प फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये अपना जो सराउंडिंग वाला एरिया है इसकी केमिस्ट्री भी थोड़ा, वाटर की केमिस्ट्री भी थोड़ा चेंज कर देता है। मतलब इट इज एक्चुअली ये जो है कार्बन सिंक की तरह काम करता है। तो अगर ओशन थोड़ा बहुत एसिडिफाई हो भी रहा है, तो इट इज प्रिवेंटिंग दैट, इट इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट दिस एसिडिफिकेशन। However, अगर बहुत ज्यादा एसिडिफिकेशन हो रहा है तब तो ये केल्प भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये खुद भी अफेक्टेड हो जाएगा। So this is basically it is acting as an ecological engineer, that is altering the environment of its surrounding। So second point is that this is a home to marine mammals, जो कि it is using both as a food and shelter। जो marine mammals है, especially manatees and all, they are using uh, this kelp forest as a food source as well as shelter। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स भी इसमें शेल्टर लेते हैं। और जब ये एक्चुअली, जैसे ये एक केल्प की लीफ है एंड somebody इज फीडिंग ऑन दिस लीफ फ्रॉम हियर, तो ये फीड कर गया इतना तक, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन जो बच गया है, that will float, and that might reach a shore region। ये वाली region मतलब बीच में आके ये जम जाएगा, क्योंकि इट हैज बीन टोर्न अपार्ट बाय हार्बीवोरी। कोई भी एनिमल आके खा रहा है तो ऊपर वाले मिडल वाले पोर्शन को खा गया, और ऊपर वाला पोर्शन जो है दैट इज फ्लोटिंग, एंड वो इट रीचेस द शोर। अब शोर में क्या है, इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग एंड दो क्रिएटिंग ए वेरी बैड स्मेल, बट that this leaf, this macrocystis leaf on the shore is also acting as a food for the kelp flies, for other beach insects like beach hopper, and many other burrowing insects in the sand। तो ये सारे जो इंसेक्ट्स है सैंड में, तो इसके लिए भी फूड का इट इज एक्टिंग एज सोर्स ऑफ फूड। सो इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थ्री फोल्ड है। फिर हम देख रहे हैं कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इट हैज बीन हार्वेस्टेड सिंस मेनी एजेस। और ये लार्ज स्केल हार्वेस्ट करके हम क्या करते हैं, एक तो बनाते हैं हम एल्गिनेट। अब जो एल्गिनेट है, या एल्गिन, मतलब एल्गिन जो है इसकी सॉल्ट फॉर्म है एल्गिनेट। सो जो एल्गिनेट या एल्गिन बोल सकते हैं, ये एक्चुअली है तो एक पॉलीसैकेराइड, और इसकी काफी यूजेस है, इंडस्ट्रियल एज वेल एज मेडिकल। तो ये इंडस्ट्रियली हम कैसे इसको यूज करते हैं, एज एन एमल्सिफायर। अब एमल्सिफायर क्या है, जैसे कोई पानी या तेल जो कि इमिसिबल लिक्विड है, तो अगर हम इसको मिक्स करना चाहेंगे, तो वी हैव टू यूज ए सब्सटेंस कॉल्ड एमल्सिफायर, जो कि जो दो सब्सटेंस जो कि मिक्स यूजुअली नहीं करते हैं, वैसे वाले सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए
कोलॉइडियल मिक्सचर करने के लिए हम एमल्सिफायर यूज करते हैं, और एल्गिन इज अ वेरी गुड एमल्सिफायर। या कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम एक सॉल्यूशन में लाना चाहते हैं, जैसे कोई पार्टिकल है, उसकी एक कोलॉइडियल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो वी कैन use alkene as a suspender that acts as a carrier for that particular material. Maybe जैसे हो गया कोई भी पिगमेंट, पिगमेंट का जो पार्टिकल है उसको हम कोलॉइडियल सॉल्यूशन में रखना चाहते हैं, तो वी आर यूजिंग एल्गिन एज ए सस्पेंसर। और एमल्सिफायर का क्या है? एमल्सिफायर क्या है? दो लिक्विड, इधर है सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना, इधर क्या है? एमल्सिफायर जो है दो लिक्विड को, इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करना। तो clear, are you clear about this suspenser and emulsifier? Then we are also using it as a thickening agent. अच्छा, emulsifier मतलब emulsion जैसे मेयोनीज हो गया, और सस्पेंसर मतलब जैसे कोई भी पेंट्स या कोई भी जैसे नेल पॉलिश, और इसमें सस्पेंसर की जरूरत पड़ती है। तो ये मतलब कॉस्मेटिक्स या पेंट इंडस्ट्री में वी आर यूजिंग अ सस्पेंसर, we are using a suspenser in this paint या cosmetic industries, and emulsifier in the food industry, जैसे मेयोनीज हो गया या कोई सैलड ड्रेसिंग हो गया, तो इसमें emulsifier के काम करता है। it is also used as a thickening agent। thickening मतलब जैसे कोई भी आइसक्रीम या कोई भी शेक, मिल्क शेक या कोई भी ऐसी चीज में हम एल्गिनेट को यूज करते हैं एज अ थिकनिंग एजेंट। देन वी हैव अ स्टेबिलाईजर। स्टेबिलाईजर एज द सेम फंक्शन, दैट इज जैसे कोई जैसे केक के ऊपर रहता है ना मेरिंजेस, या बियर के ऊपर जो फोम रहता है, उसको वो रहता क्यों है? क्योंकि a stabilizing agent has been used, and this alkene is a very good stabilizer. Also it is a gelling agent। मतलब क्या है? जैसे हम लोग लैब में जैसे कोई भी जैसे माइक्रोबायोलॉजी की जो कोई भी वायरस की या बैक्टीरिया, सॉरी नॉट वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई की अगर हम कल्चर करना चाहते हैं, तो वी यूज अगर अगर, दैट इज ए जेलिंग एजेंट। अपार्ट फ्रॉम अगर अगर, लैमिनारियसी के इसमें एल्गिन, अगर अगर एज वेल एज कैरोजिनन, वो सारे जो है ये फेओफाइसी वाली मतलब ब्राउन एल्गी में ये जेलिंग एजेंट्स मिल ही जाते हैं। not in macrocystis but other members of the brown algae family। so इसमें ये सारे मतलब एल्गीन, एल्गिनेट, फिर कैराजिनन, ये सारे जो है जेलिंग एजेंट मिल जाते हैं, मतलब पॉलीसैकेराइड्स मिल जाते हैं। if you are more interested about these, knowing about this algene, carrageenan and agar, and I have made videos on these three type of polysaccharides, and you can go to the algae playlist and watch those videos also. So let's come back to the economic importance. So it is used as a freeze antifreezant in ice cream, and इसकी जो एल्गिनेट है, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है, सो इसको हम फीड के हिसाब से भी यूज करते हैं। किसकी फीड? ना एबालोनी की फीड, सी अर्चिन या अदर कोई भी मरीन एक्वाकल्चर वाली स्पीशीज की फूड हिसाब से, जैसे श्रिम्प। सो दीज टाइप ऑफ स्पीशीज के लिए ये फीड की तरह भी काम करता है। And we eat actually in South and Southeast Asia, abalone, sea urchin, these are eaten as delicacies, और shrimp भी काफी used होता है। So we are basically using alginate as a source of feed also। इसकी industrial जो industrial value भी है, और इसकी इस is also it is a very good feed for marine life in aquaculture।
जो है जो मैक्रोसिस्टिस की जो बॉडी है, इसको हम अगर ड्राई करके इससे हम पोटाश, आयोडीन या दूसरे टाइप की मिनरल्स भी मिल जाता है, दैट कैन बी यूज्ड एज ए मिनरल सप्लीमेंट। और ये जो पोटाश है, इट हैज बीन यूज्ड इन द एज अ कंपोनेंट फॉर द गन पाउडर ऑल्सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और क्योंकि ये जो इसकी जो लीफ है जिससे हम एल्गिनेट निकालते हैं, और अपार्ट फ्रॉम एल्गिनेट विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, इसमें विटामिन भी है और मिनरल्स तो है ही, सो इट्स अ वेरी गुड डाइट सप्लीमेंट भी। Apart from that, it has been traditionally used as a source of food in South and Southeast Asia. Traditionally, it has also been used as a source of ash, soda ash, and also traditionally इसको एक fertilizer के तरह भी हम लोग use करते हैं। अब इसकी conservation, I have been saying from the very beginning uh, of the video that this is a very fast grower species and it is perennial, मतलब 4 से 10 साल तक ये it can live. So how can it become so endangered? ये endangered इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि वी आर ओवर हार्वेस्टिंग इट, क्योंकि इसकी इतनी सारी कमर्शियल वैल्यू है, तो वी आर ओवर हार्वेस्टिंग। ये जो एक बार्ज है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बार्ज, और ये जो है इसकी से फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के नीचे से इसकी जो हार्वेस्टर ब्लेड है, ये काम करता है। और इट कैन 20 फीट तक, ये हार्वेस्टर एक ही टाइम पे 20 फीट तक, 20 फीट तक जो एरिया है इसको कवर करके 1 मीटर डेप्थ, 1 मीटर डेप्थ एंड 20 फीट विथ तक ये इस एरिया में हार्वेस्टिंग कर सकता है। सो वी कैन सी दैट इट इज वेरी इजी टू हार्वेस्ट विद दिस टाइप ऑफ हार्वेस्टर बार्जेस। और ये हार्वेस्ट करके ये जो कन्वेयर बेल्ट है, इससे ऊपर लेके इधर स्टोर कर रहा है। सो दिस हार्वेस्टिंग इज एक्चुअली, जो भी टेम्परेट रीजन है इधर, स्पेशली जैसे ब्रिटिश कोलंबिया से कैलिफोर्निया तक, ये वाली जो एरिया है, तो इधर पे कमर्शियली इट वाज हार्वेस्टेड। एंड यूजुअली क्या होता है कि कोई भी एरिया जो केल्प बेड है, इसको फॉर 10 to 20 years के लिए लीज दिया जाता है, और एवरी 15 to 30 डेज बाद बाद ये हार्वेस्टिंग होती है। तो ओवर हार्वेस्टिंग मतलब कमर्शियल जो हार्वेस्टिंग करके ये इसकी थोड़ा एंडेंजरमेंट हो गई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी रीजन है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज द स्टॉर्म वाटर और सीवेज डिस्चार्ज। क्योंकि ये जो केल्प है, ये शोर के काफी क्लोज, मतलब ये अगर शोर हो गया तो इसकी इंटरटाइडल जो रीजन है, मतलब ये वाली रीजन, इंटरटाइडल रीजन, इधर पे केल्प ग्रो करती है, ये वाली रीजन। सो हम देख रहे हैं कि इट इज ग्रोइंग वेरी क्लोज टू द शोर। तो अगर हम स्टॉर्म वाटर रिलीज कर रहे हैं, अगर हम स्टॉर्म वाटर इधर रिलीज कर रहे हैं, तो नेचुरली इट विल पॉल्यूट दिस एरिया ऑल्सो, इट विल पॉल्यूट दिस एरिया ऑल्सो। सो पॉल्यूशन भी वन ऑफ द कॉज, जो कि एंडेंजरमेंट ऑफ द, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंडेंजरमेंट ऑफ द केल्प। फिर देखते हैं कि वार्म करंट। हमको पता है कि एल्निनो है, एल्निनो कॉजेस वार्म रीजन, वार्म करंट हियर। सो जो हम देख रहे हैं कि ये वाली पेरू, इक्वेडर, पेरू या चिली वाला रीजन, ये वाली इक्वेडर, पेरू या चिली वाले जो सी कोस्टल एरिया में जो केल्प ग्रो कर रहा है, तो दैट इज अफेक्टेड बाय दिस वार्म करंट एल नीनो ऑल्सो। और एक करंट है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि एक ये जो कि जो कि जो कि इक्वेटर क्रॉस करके इधर, मतलब साउथ
जाता है और इधर तस्मानियन सी में आता है। तो वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज द रीजन वेयर केल्प इज ग्रोइंग, दिस इज द रीजन वेयर केल्प इज ग्रोइंग। सो हम देख ही रहे हैं कि वार्म करंट जो है इट इज affecting the when it enters the region where kelp is growing, तब जाके kelp जो है उसकी काफी डैमेज हो रही है। क्योंकि जब वार्म करंट एंटर कर रहा है, वार्म करंट मतलब जो ये सरफेस एरिया है, समझो ये समुंदर की सतह है, तो इसकी जो सरफेस में वार्म करंट अगर आ जाती है, इसकी सरफेस में अगर वार्म करंट आ जाता है, तो क्या है, ये जो वार्म रीजन, वार्म वाटर है, ये तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जो समुंदर के नीचे से पानी, ठंडा पानी आ रहा है, दैट इज कैरिंग ऑल द न्यूट्रिएंट, पर ये वार्म वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट क्या है, नहीं है। तो जो वार्म वाटर है, एक तो इट इज हॉट, सो इट इज एक्चुअली जो मैक्रोसिस्टिस है ये कम टेम्परेचर में ग्रो करता है, तो यूजुअली क्या होता है कि इट विल कॉज टेम्परेचर स्ट्रेस। ऊपर से इसमें न्यूट्रिएंट भी नहीं है। ऊपर से क्या होता है कि जो वार्म वाटर स्पीशीज है, वो वार्म वार्म करंट के साथ साथ ये नए वाले स्पीशीज आ जाते हैं, जो कि दैट कैन फीड ऑन दीज जायंट केल्प्स। इसके अलावा भी जो टेम्परेचर जब बढ़ जाती है, तो नॉर्मल जो इसके ऊपर जो नॉर्मल फ्लोरा बायोटा है, वो क्या करता है, इट विल opportunistically cause disease like tumor, gall and black rot fungus, जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ही इसकी हम इसकी जो emergence हम देखते हैं। तो high temperature, it is creating temperature stress, it is causing reduction in the nutrient level, also it is causing it is increasing the herbivory, क्योंकि जो warm current के साथ साथ warm water के species भी आ जाते हैं, जो कि इसके पत्ते को एकदम सपाचट कर जाता है। तो और फोर्थ पॉइंट है क्या, इसकी हाई टेम्परेचर में इसकी जो नॉर्मल फ्लोरा बायोटा है, ये अपॉर्चुनिस्टिकली डिजीज तैयार कर देते हैं। तो ये हो गया वार्म वाटर। फर्स्ट पॉइंट था क्या, कि हाई हार्वेस्टिंग रेट। सेकंड पॉइंट था क्या, जो स्टॉर्म वाटर, वो जो कि पोल्यूटेड वाटर है, वो। थर्ड पॉइंट है वार्म वाटर करंट, और ग्लोबल वार्मिंग भी कर सकता है, क्योंकि टेम्परेचर भी राइज कर रहा है। फिर ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ओशन एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग ए कॉज ऑफ कंसर्न। अब इसकी वजह से हम देख रहे हैं कैलिफोर्निया जो रीजन है अमेरिका में, उसकी जो इंटरटाइडल रीजन में केल्प है, वो केल्प काफी लास्ट 15 years में उसकी जो डेंसिटी ऑफ केल्प फॉरेस्ट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। सो अभी देखते हैं ये वाली जो कंजर्वेशन, बहुत सारे साइंटिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट इसको ओवरकम करने के लिए दे हैव बिल्ट आर्टिफिशियल रीफ, वेयर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो तस्मानिया है, तो ये वाली जो रीजन है, ये वाली रीजन में बहुत सारे आर्टिफिशियल रीफ बनाए हैं मरिया आइलैंड में। ये जो आर्टिफिशियल रीफ है, इनमें डिफरेंट मॉर्फ के मैक्रोसिस्टिस को फ्लोट कल्चर टेक्निक में ग्रो करके इसको प्रिजर्वेशन करने का दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व इट लाइक दिस। So this is all about the overview and anatomy, morphology, conservation and economic importance of macrocystids. नेक्स्ट पार्ट में मैं रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल की वीडियो बनाऊंगी। मैं दूसरे भी बहुत सारे टॉपिक जैसे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स एंड बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, और इसको अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। और यू कैन गो टू माई चैनल एंड वॉच दोज प्लेलिस्ट, and if you like this video, share it with your friends and hit the like button, and also do subscribe, because your subscription, it encourages me to make more such videos. Thanks again for watching this video.